Good morning, everyone, and welcome to the second trial class for audit June 2022 एग्जाम। कल वाली क्लास में हमने बहुत सारी जनरल चीजें की। हमने चैप्टर 1 को आधे से भी ज्यादा कर लिया था। सो द रिमेनिंग पोर्शन वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट टुडे। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद उसके बाद में हम थोड़ा सा टाइम अगर बचेगा तो कुछ चैप्टर 2 का भी ऊपर का देख लेंगे कि एग्जैक्टली चैप्टर 2 से अब क्या टेक्निकलिटीज आने वाली है। सो आई कैच बैक टू द प्रीवियस क्लास जिसमें हम चैप्टर 1 को ही फिलहाल कंटिन्यू करने वाले हैं। आई बिगिन विद शोइंग द पीपीटी। एक बार वैसे थम्स अप करके या यस करके कंफर्म करना इफ यू ऑल कैन सी दैट। एक पीपीटी सामने आई है सबके? यस मैम। चलिए गुड। इसका स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। चलिए साहब, so we had seen this, we had covered this stewardship, fiduciary relationship, जहां पे directors are the stewards of the company, shareholders are the principals and directors act on their behalf. fiduciary relationship का word याद रखना। अदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? एम्प्लॉइज थे, कस्टमर्स थे, गवर्नमेंट थी, प्रेशर ग्रुप्स थे और सप्लायर्स और लेंडर्स थे। अश्योरेंस एंगेजमेंट भी हमने देख लिया था जहां पे एक प्रैक्टिशनर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करके कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस करता है सो दैट द इंटेंडेड यूजर्स दे गेट अ कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट मैटर। इसके हमने एलिमेंट्स भी पढ़े थे, 5 एलिमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे, वेयर वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। यानी कि अश्योरेंस के 2 अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। ये कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर 1 आर रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, नंबर 2 आर लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये रीजनेबल अश्योरेंस और लिमिटेड अश्योरेंस, ये दोनों वर्ड्स काफी एक्सप्लेनेटरी है इसी चीज में। मतलब रीजनेबली अश्योर करना ऑन द सब्जेक्ट मैटर्स करेक्टनेस। लिमिटेड अश्योरेंस मींस जहां पे आप बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं, आप स्टडी भी लिमिटेड ही करते हैं। लिमिटेड भी, स्टडी भी लिमिटेड होती है तो आपका जो अश्योरेंस आता है वो भी लिमिटेड ही होता है। जैसे एक पर्टिकुलर मैटर पे कुछ भी अश्योरेंस देना। फॉर एग्जाम्पल, अभी करंटली एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपने को फाउंडर या डायरेक्टर, उसके अगेंस्ट कुछ चिट्ठा खोला हुआ है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशंस कुछ इरेगुलरिटीज को लेके है। यानी कि उनका सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ इरेगुलरिटीज की गई है कुछ पेमेंट्स में उस को फाउंडर ने। तो एक टीम को बुलाया गया है और उस टीम को बोला गया है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि इन्होंने कितनी इरेगुलरिटीज की है फाइनेंशियल मैटर्स में। यानी पूरी कंपनी की ऑडिट नहीं करा रहे हैं, वो सब चीजें चेक नहीं करा रहे हैं, एक पर्टिकुलर छोटा सा मामला चेक करा रहे हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी है नेस्ले। नेस्ले अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक पर्टिकुलर आइटम का कोई फ्रॉड हो गया है। अब उस फ्रॉड का पता लगाने के लिए क्या पूरी ऑडिट कराएगी? उससे तो पूरा मुद्दा भटक जाएगा। हमें तो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रॉड का पता करना है। उस फ्रॉड के लिए नेस्ले विल कॉल फॉर अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, नॉट अ रीजनेबल अश्योरेंस। यहां पे रीजनेबल अश्योरेंस नहीं चलेगा। लिमिटेड अश्योरेंस में एक पर्टिकुलर मुद्दे पे आपको प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ उस मामले पे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इनको और डिटेल में विद एग्जाम्पल देखते हैं, जो विद एग्जाम्पल आपको याद रखने में आसानी रहेगी। रीजनेबल अश्योरेंस इज एक्सटर्नल ऑडिट, जहां पे रीजनेबली यानी जो जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, जो जो एविडेंसेस दिए गए हैं, उस हिसाब से ऑडिटर या प्रैक्टिशनर उसका अश्योरेंस दे देगा। लेकिन लिमिटेड अश्योरेंस में आता है रिव्यू एंगेजमेंट, यानी आप एक पर्टिकुलर चीज को रिव्यू करने वाले होंगे। ये एक्सटर्नल ऑडिट मैंडेटरी है, थोड़ी सी डेप्थ में होती है, जबकि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट जैसे कि रिव्यू एंगेजमेंट थोड़ा सा लिमिटेड होता है।
बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता ये। इसके थोड़े से और डिटेल्ड पॉइंट्स देखते हैं। ये कुछ टेबल है जो दोनों के पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बताएगी। एक एक करके इस टेबल के आइटम्स को स्टडी करते हैं। पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन नंबर 1, the practitioner gathers sufficient appropriate evidences to be able to draw a reasonable conclusion, जबकि लिमिटेड अश्योरेंस में लिमिटेड कंक्लूजन, यानी कि उसको जब रीजनेबल अश्योरेंस का केस आएगा तो रीजनेबल अश्योरेंस के केस में रीजनेबली कंक्लूजन देना है, यानी काफी हद तक सही है, काफी हद तक ट्रू एंड फेयर व्यू है, काफी हद तक जो इंफॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड की है वो सही है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन। लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस, भैया मुझे सिर्फ इतना करने को बोला गया था, मैंने उतना कर दिया है, दैट इज लिमिटेड एश्योरेंस। तो एश्योरेंस भी वो लिमिटेड ही देगा, वो कंक्लूजन भी लिमिटेड ही देगा। उसी के लिए वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ढूंढेगा। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। नंबर 2, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन एविडेंस। ज्यादा प्रोसीजर्स किस में परफॉर्म होंगे? रीजनेबल एश्योरेंस में। थॉरो प्रोसीजर्स दे आर परफॉर्म्ड, और यहां पे बहुत कम प्रोसीजर्स होते हैं। मतलब मेजरली इंक्वायरी कर लेंगे, मेजरली थोड़ा सा एनालिटिकल काम यूज कर लेंगे, जो उस मुद्दे से रिलेटेड है बस वहीं तक ही, अपने को उससे आगे नहीं जाना। वैसे भी वंस यू विल बिकम एन एसीसी क्वालिफाइड, और जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसी बारे में बात करेंगे जिसकी फीस हुई है या फिर जिसका कॉन्ट्रैक्ट अग्री हुआ है। उससे ऊपर एक काम नहीं करेंगे आप until and unless उसमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना दिखे। सो दैट इज लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। तीसरा, अश्योरेंस ओपिनियन। इसका जो ओपिनियन होता है रीजनेबल अश्योरेंस में, उसके वर्ड्स काफी पॉजिटिव होते हैं। वो वर्ड्स कैसे दिखते हैं? इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब यहां पे ओपिनियन ये दिया जाता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन लिमिटेड अश्योरेंस में जो कंक्लूजन होता है वो भी नेगेटिवली वर्डेड होता है। वो नेगेटिवली वर्डेड क्या होता है? नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन which makes us believe that the books of accounts or the fraud has happened। यानी दोनों चीजों का डिफरेंस समझना। यहां ऑडिटर क्या ओपिनियन देगा कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, ठीक है, वो बोलेगा सब ठीक है, ऑल इज वेल, वो ऑल इज वेल बोलेगा। यहां पे वो क्या बोलेगा? हमने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे फ्रॉड होने का पता लगे। यानी आपके वर्ड्स क्या है? नेगेटिव आए। किस तरह के नेगेटिव? भाई फ्रॉड होने ना होने के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली, दैट इज नेगेटिव वर्ड्स। यहां पे आप बोलते हो सब ठीक है, यहां पे आप बोलते हो भैया हमें कुछ नहीं मिला ऐसा जिससे फ्रॉड का पता लगे, यानी आप पता नहीं लगा पाए। या फिर इसके वर्ड्स ये होते हैं, यस दीज थिंग्स हैव कम टू आवर नोटिस व्हिच हाईलाइट दैट द फ्रॉड हैज हैपेंड। ये भी नेगेटिव ही है। तो ये किसी बिजनेस के लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आता, बहुत नेगेटिवली ड्राफ्टेड होता है ये। जबकि ये पॉजिटिव आउटलुक देता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस तो इसमें भी आएगा, पर अच्छी या बुरी खबर का आएगा कि बुरी खबर ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहां पे अगर फ्रॉड है और एविडेंस नहीं मिला है तो भी बिजनेस चैन से नहीं बैठ सकता, और एविडेंस मिला है तो भी बिजनेस के लिए बुरी खबर है। तो ये तो दोनों ही केसेस में नेगेटिव इंपैक्ट आता है। आप किसी की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस था, कुछ डाउट था उस केस में, तो आपने लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट किया। अब लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट या तो रिपोर्ट ये दे दे, हाँ साहब बिल्कुल हमारे सामने यही एविडेंसेस आए हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि फ्रॉड हुआ है, ये भी बुरी खबर। और अगर आप ये बोले नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, इससे भी कोई क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आपका मन तो तब भी भारी रहने वाला है। ये वो वाली प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत तकलीफ है पेट में लेकिन टेस्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, उससे तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। सेम थिंग हैपेंस हियर, सस्पिशन विल नॉट गो। कंपनीज आर हैप्पी व्हेन दे गेट अ प्रूफ ऑफ समथिंग विच इज गोइंग रॉन्ग इन द कंपनी। लेकिन गोइंग रॉन्ग का उनको सेंस तो हो रहा है लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सो इसको सम अप करती हूं सिंपल चीजों में। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट डिटेल्ड होता है, जिसमें एक रीजनेबल एश्योरेंस या ओपिनियन देता है प्रैक्टिशनर, पॉजिटिवली वर्ड्स यूज करते हुए, जैसे इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू सो एज टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर।
जबकि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में द सिचुएशन इज डिफरेंट. नंबर वन, एविडेंसेस कलेक्शन बहुत लिमिटेड होता है, लिमिटेड ही प्रोसीजर्स यूज होते हैं, लिमिटेड ही टेस्ट यूज होते हैं, लिमिटेड ही एनालिसिस होता है, तो ओपिनियन भी लिमिटेड ही आता है, कंक्लूजन भी लिमिटेड ही होता है. इसके वर्ड्स नेगेटिवली ड्राफ्टेड होते हैं. इसका इंपैक्ट एक बिजनेस के लिए कुछ नेगेटिव वर्डेड ओपिनियन के रूप में आता है, जैसे नथिंग हैज कम टू आवर नोटिस विच कैन हाईलाइट दैट एनीथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड इन द ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह के वर्ड्स होते हैं इसके. सो ये दोनों का एक केस ही अलग है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू यस्टरडे we will use the word practitioner, we will not say auditor, because यहां पे तो external audit अगर हुई तो वो auditor है, लेकिन यहां वो auditor नहीं है, he is an investigator, he is investigating one particular matter. तो हम practitioner बोलेंगे. we will never use the word auditor everywhere. इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ बताओ बताओ. इसमें से लर्न कुछ भी नहीं करना, you just have to carry an idea. What if fraud is identified? How it is conveyed in the reasonable assurance engagement? Bacha, that we will see when we will see how to draft up a report under limited assurance engagement. वो बाद में आएगा. अभी सिर्फ ये समझते हैं कि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट पिक्चर में आएगी जब एक छोटे से फ्रॉड का पता लगाना है. ठीक है? इज दैट आंसर्ड? अभी सिर्फ इतना ही पता लगाना है कि ये किस केस में हम क्या एंगेजमेंट में एंटर करेंगे. क्या हम उसमें रीजनेबल अश्योरेंस करेंगे या हम लिमिटेड अश्योरेंस करेंगे? तो हम तो लिमिटेड अश्योरेंस करेंगे. गॉट इट? ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं. सब जागे रहना, इसमें अब टेस्ट लेने वाली हूं, खत्म होने वाला है ये. अब एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट पे आते हैं. यानी अब जो हमने एग्जाम्पल देखा था रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट वाला, उसमें थोड़ी सी डिटेल में पढ़ते हैं. एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट, व्हाट इज दिस एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट? ये वो है जिसमें आप लोग नौकरी करेंगे. तो ध्यान से सुनना. ऑडिट मिलेगी आपको मोस्ट लाइकली टू वर्क एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन यू एंटर बिग फोर. अंडर एक्सटर्नल ऑडिट यहां पे प्रैक्टिशनर नहीं है, ऑडिटर है. He expresses an opinion on whether the financial statements give a true and fair view. Please mark this word, true and fair view. अगर ये true and fair view missing है, examiner won't give you marks. And are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट क्या आई? Number 1, you have to use the word auditor. Number 1, यहां पे practitioner नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिट है, क्लियरली आप ऑडिटर ही होगे. नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू. वी नेवर से कि ये करेक्ट बने हुए हैं. ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू का भी मतलब देखेंगे, लेकिन ये वर्ड्स होने बहुत जरूरी है. तीसरी चीज, इन ऑल मेटीरियल रेस्पेक्ट्स, मतलब इन मेटीरियल चीजों पे अगर थोड़ी बहुत गलती है तो दैट्स ओके, लेकिन मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है. कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन देने वाली ना हो जाए. सो इन ऑल मेटीरियल रेस्पेक्ट्स इट मस्ट बी ट्रू एंड फेयर व्यू. ये ट्रू एंड फेयर का मतलब गोरी और सच्ची नहीं है, अभी देखेंगे ये क्या है. इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि एप्लीकेबल रूल्स. याद है, कोई बेसिस होता है जिसको आप रखते हुए ये डिसाइड करते हैं या ओपिनियन देते हैं. सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टू बी फॉलोड एंड दैट हैज टू बी चेक्ड कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं. दैट इज द जॉब ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर. सो यहां पे 4-5 कीवर्ड्स फटाफट से ध्यान कर लो. नंबर 1, यूज ऑफ ऑडिटर. Number 2, this auditor is going to express an opinion on the financial statements, that the financial statements are giving a true and fair view in all material respects in accordance with applicable financial reporting standards or framework. Not only standards, rather better is framework. तो external audit तो सीधा सीधा auditor के लिए. अब true and fair view पे आते हैं. True and fair view का मतलब क्या है? गोरा और सच्चा, गोरा और काला, बहुत पुरानी मूवी थी ये. नो नो नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक दैट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी
यूजिंग फेयर एंड लवली, वहां पे सीधा सीधा दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मेटीरियल मिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ एनी फ्रॉड और एरर। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है उनमें कोई भी मेटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ एनी गलती और बिकॉज ऑफ एनी डेलिबरेट फ्रॉड। दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी जो जो भी वहां पे बोला गया है वो सही है। देयर इज नो मिस स्टेटमेंट। दिस मिस स्टेटमेंट कैन बी बिकॉज ऑफ एरर, कैन बी बिकॉज ऑफ फ्रॉड। दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ट्रू एंड फेयर व्यू इसलिए यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीजंस व्हाई वुड अ कंपनी नीड एक्सटर्नल ऑडिट। पहली बात, जो लोग पैसा लगाते हैं वो तो डेली ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। दे हैव अपॉइंटेड देयर एजेंट्स टू रन द कंपनी। बिकॉज ऑफ दिस fiduciary relationship and because of the directors acting as stewards of the company, of the shareholders, इसलिए इन शेयर होल्डर्स को चाहिए ना कि कोई ट्रस्ट वर्दी थर्ड पार्टी आके बोल दे हाँ जी जो भी परफॉर्मेंस बिजनेस की इन लोगों ने डिक्लेयर करी है दैट इज ट्रू एंड फेयर। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, शेयर होल्डर्स को ये तो पता होना ही चाहिए ना कि उन्होंने पैसा जहां लगाया है उस बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो पहली बात तो वो लोग खुद ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, दे वांट दिस इंफॉर्मेशन कि जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है हाउ इज दैट कंपनी परफॉर्मिंग। एंड द थर्ड रीजन, डायरेक्टर्स के पास बहुत सारे रीजंस होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के। दे हैव एन नंबर ऑफ रीजंस। ये एन नंबर ऑफ रीजंस क्या हो सकते हैं? उनके बोनसेस जुड़े हुए हो सकते हैं गुड परफॉर्मेंस से। अपने आप को प्रूव भी तो करना है, भैया मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूं और जब से डायरेक्टर बना हूं कंपनी प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स कमा रही है। सो समबडी हैज टू वेट दिस कि सच में प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स कमा रही है क्या। एंड दिस समबडी इज द ऑडिटर। दैट मीन्स योर फ्यूचर पोजिशन। ये स्लाइड क्लियर होती है? बोलो, सो गए सब? हेलो? नो मैम, जाग रहे हैं। ओके चलो, एक्सपेक्टेशन गैप जो हमने किया था ये क्या था? The expectation gap comes into picture that if a financial statement set is audited, that means all the transactions would have been checked. No, कुछ limitations होती हैं ऑडिट की। पहली लिमिटेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो खुद ही सब्जेक्टिविटी के बेसिस पे बने होते हैं। दूसरा, एविडेंसेस आर परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव। तीसरा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस पे भी भरोसा करना होता है ऑडिटर्स को। और चौथा, जो बैलेंसेस और ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करता है ऑडिटर, दैट इज ऑन सैंपल बेसिस, ही कैन नॉट चेक ईच एंड एवरीथिंग। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन गैप कम्स इनटू पिक्चर। क्योंकि यूजर तो ये समझता है कि अगर ऑडिट हो गई है इसका मतलब 100% एक्यूरेट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नो 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 नो, ऑडिट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इट इज ओनली अ रीजनेबल अश्योरेंस। तो वर्ड क्या याद रखना है? रीजनेबल अश्योरेंस। अब रिव्यू एंगेजमेंट पे आते हैं। रिव्यू एंगेजमेंट मतलब जिसमें हम लिमिटेड अश्योरेंस की बात करेंगे। तो रिव्यू एंगेजमेंट कौन सी कंपनी कराएगी? बेसिकली वो कंपनी जिसको लीगली ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब कि लीगली कई कंपनीज को ऑडिट करानी पड़ती है, हर कंपनी को नहीं करानी पड़ती है। जैसे स्मॉल बिजनेस हुआ जिसका टर्नओवर ही छोटा सा है, लेकिन अगर वो चाहती हो कि यार मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कराने हैं तो वो ऑडिट तो करा नहीं सकती, वो लिमिटेड रिव्यू करा लेगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक बार चेक करा लेगी रिव्यू करा के। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि ऑडिटर एक बार ये देख ले कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गड़बड़ दिख रहे हो, यानी ऊपर ऊपर का रिव्यू हो जाए, सब ठीक है ना, बस वो दिख जाए। दैट इज द इंटेंशन ऑफ अ लिमिटेड अश्योरेंस एग्रीमेंट और एंगेजमेंट। इसके कुछ स्टेप्स बुक में दिए हुए हैं कैप्लन में, ये समझाती हूं, वैसे बहुत इजी से है। रिव्यू एंगेजमेंट वॉलेंट्री होता है, यानी कोई भी लॉ किसी कंपनी को रिव्यू एंगेजमेंट कराने के लिए रूल नहीं बना रहा है या बना हुआ है, किसी भी लॉ ने नहीं बनाया। एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं इसमें, मतलब एनालाइज किया जाता है कि सब कुछ ठीक दिख रहा है ना, बस ये रूटीन चेकअप है एक पेशेंट का। इंक्वायरीज की जाती है और फिर जो एश्योरेंस रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है। नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ या तो फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगा, तो ये जो वर्डिंग्स होती है ना ये नेगेटिवली वर्डेड होती है, इसीलिए इसको नेगेटिव ऑडिट अश्योरेंस रिपोर्ट बोलते हैं, नॉट ऑडिट, सॉरी।
नेगेटिव अश्योरेंस रिपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वर्डिंग्स कभी भी पॉजिटिवली ड्राफ्टेड नहीं होती है जो इंटेंडेड यूजर को कॉन्फिडेंस दे, ये नेगेटिवली वर्डेड ही होंगी. नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, सो इट विल स्टार्ट विद नथिंग. नेगेटिवली वर्डेड, ये उसको बोल रहे हैं. वापस से सुनो, बिकॉज नाउ हियर खत्म हो गया ये चैप्टर. तो इस चैप्टर को एक बार वापस से ब्रश अप करते हैं, फिर आपके लिए एक छोटा सा क्विज लेके आती हूं. इसका स्टार्टिंग से चलते हैं इस पे. अब फटाफट से अलर्ट होकर बैठ जाओ, हर चीज रिवाइज करेंगे, हर चीज आप लर्न करेंगे. चलिए जी, सबसे पहला व्हाट इज अश्योरेंस, इसको लर्न नहीं करना. सिंपली एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन और एन ओपिनियन ऑन अ सब्जेक्ट मैटर. हु डज दैट? अ प्रैक्टिशनर. टू गिव कॉन्फिडेंस टू द इंटेंडेड यूजर ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एविडेंसेस. ठीक है, ये यहां पे क्लियर होता है. आगे बढ़ जाऊं? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट, अब अश्योरेंस चाहिए क्यों या ऑडिट चाहिए क्यों? बिकॉज ऑफ ओनर्स एंड मैनेजमेंट बीइंग टू डिफरेंट पार्टीज. बीच में कॉन्सेप्ट क्या आता है? स्टीवर्डशिप का. ये स्टीवर्डशिप क्या होता है? टेकिंग केयर ऑफ समबडी एल्स रिसोर्सेस. यानी यहां पे तो मैनेजमेंट जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है उसका बिजनेस चला रही है, यानी पैसा किसी और का चला कोई और रहा है. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट. इसलिए ऑडिट चाहिए होती है, बिकॉज ऑफ दिस स्टीवर्डशिप रिलेशनशिप. हु आर द स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी? द डायरेक्टर्स. There is a fiduciary relationship between the directors and the owners of the company. That means the shareholders of the company. This fiduciary relationship means a relationship of acting in good faith. कि आप हमारे behalf पे, हमने अगर आपको मैनेजमेंट हाथ में दिया है, you will act in the best interest of the company, best interest of the shareholders. That is acting in good faith. So ये 2-3 conclusions है. Directors are the stewards of the company. Number 2, who are the principals? Shareholders. Who are the agents? The directors. और ये एजेंट्स कंपनी को चलाते हैं और इसी वजह से ऑडिट की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दीज डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट पे आते हैं अदर स्टेक होल्डर्स. कौन कौन थे? फटाफट अपने मन में रिवाइज करो. एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड प्रेशर ग्रुप्स. इन पांचों पार्टीज को इंटरेस्ट होता है कंपनी की परफॉर्मेंस में, इसलिए ये भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि फाइनेंशियल हमें भी दिखा दो. नेक्स्ट, अब अश्योरेंस एंगेजमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट. याद है कल वाला? ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, ऑडिट करा लो, ऐसे नहीं. देयर इज अ प्रॉपर एंगेजमेंट वेयर यू इनवाइट अ प्रैक्टिशनर, वेयर दिस एंगेजमेंट इज साइंड एंड अग्रीड टू बाय द प्रैक्टिशनर कि हाँ मैं आऊंगा, sufficient and appropriate evidence collect karunga, and based on that I will give a conclusion or an opinion so as to build the confidence of the intended users in the subject matter. That is an engagement. अब engagement के कुछ elements थे, 5 elements. What were these 5 elements? 1, 3 parties are involved here. Who are the 3 parties? 1, practitioner खुद. Number 2, ये सामने वाला client, responsible party. तीसरी पार्टी कौन है? जो intended user है, जिसको कॉन्फिडेंस देना है. यानी 3 पार्टीज यहां इन्वॉल्व हो गई. किस चीज के ऊपर आपको अश्योरेंस देना है? सब्जेक्ट मैटर के ऊपर. किस हिसाब से देना है? किसी क्राइटेरिया के हिसाब से. ये क्राइटेरिया क्या है? द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर. और सब्जेक्ट मैटर जिस बेसिस पे बनना चाहिए था, दैट इज द सुटेबल क्राइटेरिया. देन एविडेंसेस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट कलेक्ट करने हैं और तभी जाके एक रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देना है. दैट मीन्स दिस रिपोर्ट शुड नॉट बी अ वर्बल रिपोर्ट, आपको रिटन में देना है. सो अश्योरेंस रिपोर्ट हैज टू बी इन राइटिंग. इन सब के अलग अलग आगे चल के चैप्टर्स बने हुए हैं पूरे, सो वी विल सी देम इन इनफ डिटेल. अभी ऊपर ऊपर का ही समझना है बस. टाइप्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट हमने 2 देखे, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. रीजनेबल अश्योरेंस जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिट, लिमिटेड अश्योरेंस जैसे कि रिव्यू एंगेजमेंट. दोनों में फर्क क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस में कंक्लूजन रीजनेबल दिया जाता है, लिमिटेड अश्योरेंस में कंक्लूजन भी लिमिटेड ही होता है. तो जब कंक्लूजन ही लिमिटेड देंगे तो एविडेंसेस भी लिमिटेड ही कैलकुलेट करेंगे,
प्रोसीजर्स भी लिमिटेड ही लगाएंगे, एनालिटिकल मेथड्स भी लिमिटेड ही लगाएंगे। लेकिन जो रीजनेबल एश्योरेंस है उसमें तो थॉरो चेकिंग होती है, क्योंकि आप रीजनेबल कंक्लूजन दे रहे हैं। तो जो सपोर्टिंग्स और एविडेंसेस आप कलेक्ट करेंगे वो काफी सारे टेस्ट्स कंडक्ट करके करेंगे। रीजनेबल एश्योरेंस का ओपिनियन पॉजिटिवली वर्डेड होता है, जबकि लिमिटेड एश्योरेंस का ओपिनियन नेगेटिवली वर्डेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड लाइन है जो हर ऑडिट रिपोर्ट में आपको दिखेगी। यहां पे हर रिव्यू एंगेजमेंट में इसी तरह से लाइन दिखती है, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे आएगा नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द फ्रॉड हैज हैपेंड और any irregularity has happened in making payment to the vendors, whatever, जिस भी चीज के लिए आपने लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट एंटर किया है या रिव्यू एंगेजमेंट में आप एंटर किए हैं, तो ये नेगेटिवली वर्डेड जाएगा। आगे इसकी डिटेल में एक्सटर्नल ऑडिट को थोड़ा सा और डिटेल में इन्होंने दे दिया। अब एक्सटर्नल ऑडिट के लिए वी हैव टू यूज द वर्ड ऑडिटर नॉट प्रैक्टिशनर, क्योंकि अब हम क्लियरली ऑडिट के एंगेजमेंट में जा रहे हैं। उस प्रैक्टिशनर को आके क्या करना है, ऑडिट करनी है। सो ही बिकम्स एन ऑडिटर। सो ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड मटेरियल रिस्पेक्ट्स में। तीसरा, दे आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्यों बोला, अगर यूके है तो यूके गैप्स के हिसाब से बने होने चाहिए, अगर इंडिया है तो इंडियाज के हिसाब से बने होने चाहिए, इसलिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोला है, आईएफआरएस नहीं बोला है। आईएफआरएस का एप्लीकेशन चेक नहीं करना है, चेक वो करना है जो आपके देश पे एप्लीकेबल है, वट एवर इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब इसकी आती है नीड। क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग है, और जो ओनर्स हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। उनको चाहिए तो सही है रिपोर्ट दैट हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। और तीसरा रीजन, डायरेक्टर्स के पास देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दे वुड लाइक टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनकी नौकरी, उनकी ग्रोथ कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस पर टिकी हुई है। सो दे हैव ऑल गुड रीजंस टू मैनिपुलेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, sometimes to prove themselves also. Then expectation gap हमने देखा था, जब ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिट हुए तो ये 100% एक्यूरेट है। अरे भाई 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते, देयर आर दीज लिमिटेशंस। नेक्स्ट, रिव्यू एंगेजमेंट। कौन कराता है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्पेशली रिव्यू एंगेजमेंट? वो कंपनीज जिनको ऑडिट लीगली कराना रूल नहीं है, they may opt for getting a review engagement done. इससे एटलीस्ट ये हो जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई भी इरेगुलरिटी होगी या फिर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बने होंगे तो पता चल जाएगा। इसके लिए क्या क्या यूज होता है? नंबर 1, ये वॉलंटरी है। नंबर 2, इसमें प्रोसीजर्स एनालिटिकल ज्यादा लगते हैं, लिमिटेड लगते हैं, बहुत डिटेल में नहीं लगते हैं यहां पे। उसके अलावा इंक्वायरीज भी की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज आर नेगेटिवली वर्डेड रिपोर्ट वाले एंगेजमेंट्स, मतलब जिनकी ओपिनियन रिपोर्ट नेगेटिवली वर्डेड होती है। और यहां पे चैप्टर खत्म। किसी भी स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? 2 मिनट दूंगी, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। बोलो, है प्रॉब्लम? No, ma'am. पक्का से आ जाऊं क्वेश्चन पे? इसमें से एग्जाम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एक इकलौता बुक का क्वेश्चन है, वो करेंगे। एनी पर्टिकुलर स्लाइड यू वुड लाइक टू हैव अ लुक एट? बोलो। अरे इसकी मेडिसिनल इफेक्ट आने लग गए क्या ऑडिट के? गाइस कुछ प्रॉब्लम है? मैम कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आने लग गई पेपर की। चलो अभी पता चलेगी। और जो जो जवाब नहीं देंगे ना, अभी क्लास के एंड में वो गाना गा के सुनाएंगे। समझ गए ना? तो गाना सोच लो वरना कंटेंट सोच लो, योर चॉइस। गाना सोच रहे हैं सबके सब, हद हो गई यार।
चलिए, गेट रेडी, चैट बॉक्स पे हाथ। और ये आता है आपका सवाल आपके स्क्रीन पे। पहले मैं खुद देख लूं यार ये है क्या। क्वेश्चन सामने आने वाला है, जस्ट कंफर्म मी इफ यू कैन सी दैट। कुछ दिख रहा है बुक जैसा? Yes, ma'am. ठीक है, वैसे इसके ऊपर एक छोटा सा केस बताया हुआ है, बट केस का कोई यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, इट्स वेरी जेनरिक। तो सीधा क्वेश्चंस पे आती हूं। What level of assurance will be provided by the independent auditor's report? चैट बॉक्स में सबको मार्क मत करना, सिर्फ मुझे करना। ओके 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 ओके, सिर्फ एबीसीडी लिखो। आई शाबाश। अरे एब्सोल्यूट लिखो, एब्सोल्यूट। आंसर इज ए। तुम तो सब बगावत कर रहे हो मेरे से, बी लिख रहे हो। आई एम सेइंग आंसर इज ए। मैम वो 100% कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती, तो एब्सोल्युटली हाँ, Auditor's report है। यस संजय, मेरी बातों में मत आओ, मैं इस तरह से बहुत मैनिपुलेट करती हूँ। एब्सोल्यूट कभी नहीं हो सकता सरबजीत, बच्चे एब्सोल्यूट नहीं होगा। एक एक पे सुनो। ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर किसका एग्जाम्पल था? एक्सटर्नल ऑडिट, रीजनेबल अश्योरेंस का। स्लाइड दिखाऊं? ये देखो, नाम देखो इसका, दिस इज रीजनेबल अश्योरेंस एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट। किसका एग्जाम्पल है, किसका टाइप है? रीजनेबल अश्योरेंस का। ये जो दूसरा वाला एंगेजमेंट टाइप है ना, वो है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी रिव्यू एंगेजमेंट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगी। अब यहां इन्होंने क्या पूछा? ऑडिटर का लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा? नहीं। इस पे क्या वर्ड यूज करेंगे? एब्सोल्यूट तो नहीं होता, एक्सपेक्टेशन गैप होता है। ठीक है, रीजनेबल होता है, यस, ये रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है। क्या ये मॉडरेट अश्योरेंस देता है? ये नया वर्ड कहां से लाए हैं? लिमिटेड देता है? नो, लिमिटेड तो रिव्यू एंगेजमेंट होता है। बात समझ आई? सबको क्लियर? बोलो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलो सेकंड पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट? चालू भी हो गए। सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, अश्योरेंस फाइल। ओ भाई साहब ये क्या है? रिटन रिपोर्ट, यस, इंप्रेसिव। सबने सी 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 मार्क कर दिया सबने, वेरी गुड। अश्योरेंस फाइल, ये अश्योरेंस फाइल क्या होती है? करेक्ट आंसर इज सी। सी इज नॉट द 5 एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये अश्योरेंस फाइल का इनका मतलब है आप क्लाइंट के लिए जो फाइल बनाते हो। तो एंगेजमेंट जब करोगे, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, तो फाइल पहले से बना के रखोगे, तो बाद में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एन ऑडिट? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एन ऑडिट? इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये ऑडिट का फायदा नहीं है। Deficiencies in controls may be identified during testing, ये भी फायदा नहीं है। Fraud may be detected during the audit and sampling is used. ध्यान से देखना, सब बेनिफिट्स हैं एक को छोड़ के। Which of the following is not a benefit पूछा है, यानी कौन सा बेनिफिट नहीं है? करेक्ट, डी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सैंपलिंग यूज होती है इसमें, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन गैप क्रिएट होता है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, डी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? द ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये तो ठीक लग रहा है। द ऑडिटर मस्ट ऑब्टेन sufficient and appropriate evidence to be able to form an audit opinion, ये भी ठीक लग रहा है। If the financial statements are found to contain material misstatements, a negative audit opinion will be given. इसको एक बार थोड़ा सा साइड में रखते हैं। An audit may not detect all fraud and errors in the financial statements, ये तो क्लियर कट हो गया। बताओ जी।
Correct, 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 correct. Yes. Answer is C. अगर किसी ने गलती से D लिखा है, I just saw someone writing D, तो ध्यान रखना वो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. डी तो सही है. ऑडिट में सारे फ्रॉड्स और एरर्स जरूरी नहीं है निकल के आ जाए, क्योंकि ऑडिट 100% ट्रांजैक्शंस चेक करता ही नहीं है. सो ऑडिट डज नॉट मीन सारे एरर्स और सारे फ्रॉड्स चेक हो जाएंगे. ये गलत क्यों है? इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाउंड टू कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, नेगेटिव ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया जाता है. इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा वो आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे. रिपोर्ट को क्वालिफाई किया जाता है. किन किन केस में क्वालिफाई करेंगे? नेगेटिव ओपिनियन नहीं होता है ऑडिट में. देयर इज नो नेगेटिव ओपिनियन. नेगेटिव वर्डेड किस में होता है? लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में, रिव्यू एंगेजमेंट में. रिव्यू एंगेजमेंट नेगेटिव वर्डेड होती है. यस, लिमिटेड अश्योरेंस में. कभी भी ऑडिट में या फिर रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में नेगेटिव वर्डिंग्स यूज नहीं की जाती हैं. करेक्ट. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. थोड़ा सा ना ध्यान से देखना इसको, ये घूम जाते हैं इस तरह के. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप? द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कंफर्म्स the financial statements are accurate. Okay. An unmodified opinion means the company is a going concern. ये ओपिनियन पे इन्होंने अभी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, क्वेश्चन जरूर डाल दिया. आगे चेक करते हैं. The auditor tests all transactions. क्या ये क्लियर है? ये तो क्लियर आंसर दिख रहा है. एक्सपेक्टेशन गैप का ये एग्जाम्पल है कि नहीं है? बिल्कुल. एक्सपेक्टेशन गैप का ये तो एग्जाम्पल है कि ऑडिटर ने सारे ट्रांजैक्शंस चेक किए होंगे. यही तो है एक्सपेक्टेशन गैप. इंटेंडेड यूजर क्या सोचता है? ऑडिटर क्या प्रकृति सैंपल बेसिस पे चेक नहीं कर सकता. सैंपल बेसिस पे चेक करता है तो ऑल ट्रांजैक्शंस थोड़ी चेक करता है. ये ऑल ट्रांजैक्शंस की जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज एक्सपेक्टेशन गैप. ठीक है. तो ये तीसरा तो साफ दिख रहा है. हाँ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप. बाकियों का तो हम बता नहीं सकते अभी. आगे चेक करते हैं. अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे हैंडल किया जाता है ये देखो. ये जो थर्ड वन है ये जिसमें भी है वो आंसर है आपका. ये इसमें है यानी आंसर ए हो सकता है. क्या आंसर बी हो सकता है? नो मैम. क्या आंसर सी हो सकता है? नो मैम. यानी लड़ाई किस में रही? सिर्फ ए और डी में. तो चेक कर लेते हैं ए और डी का गैप क्या है. स्टेटमेंट नंबर 1. अगर स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशन गैप है तो आंसर ए है. तो 1 को चेक करें. द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कंफर्म्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट. क्या बोलते हो? Example of expectation gap. Is it an example of expectation gap? Yes, ma'am. असल में इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट क्या बोलती है? ट्रू एंड फेयर व्यू बोलती है, एक्यूरेट थोड़ी बोलती है. लेकिन रीडर को एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एक्यूरेट है. समझ गए? इसका मतलब आंसर इज ए. सो समटाइम्स इन ऑडिट और एनी पेपर ये कंफ्यूजन आ सकता है. सेंटेंसेस इतने मिलते जुलते लगेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आंसर कैसे आएगा. तो इस अप्रोच से आंसर लेना है. इसको बोलते हैं रेसिडुअल अप्रोच. यानी इन बी और सी को तो सबसे पहले बाहर निकालो, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते. तो ये 50-50 हेल्पलाइन यूज कर ली हमने. नेक्स्ट क्या बचता है? ए और डी. ए और डी का डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक पॉइंट. पॉइंट नंबर 1. अब पॉइंट नंबर 1 पे ही एम्फेसिस ले करो, उसी को ढंग से रीड करो. पॉइंट नंबर 1 क्या था? स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एक्यूरेट तो एक्सपेक्टेशन यूजर की होती है. सचमुच में थोड़ी ऑडिटर ये बोल रहा है कि बिल्कुल एक्यूरेट है ये. दैट्स द ओनली एक्सपेक्टेशन गैप विच हैपेंस इन केस ऑफ ऑडिट्स. एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे. सेकेंड पॉइंट बच्चा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन. दैट इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग कि ये ओपिनियन ऑडिट रिपोर्ट जब पढ़ेंगे उसमें आएगा. कोई क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, कोई मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, कोई अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है. ये उन्होंने अभी तक कवर ही नहीं किया है. सो इफ यू सी समथिंग इन द एग्जाम जो अभी तक आपके चैप्टर में कवर नहीं हुआ लेकिन एग्जाम में आ गया, अब उसको कैसे डील करोगे उसकी अप्रोच बता रही हूं.
ठीक है, ये आगे आएगा जब हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करेंगे, तो उसमें ओपिनियन, मॉडिफाइड, क्वालिफाइड, पॉजिटिव ओपिनियन, फाइनल ओपिनियन, कंक्लूजन, ये सब चीजें डिस्कस होंगी। ये अभी तक तो चैप्टर में आई नहीं जो उन्होंने डाल दी, बट पता हमने कैसे लगाया, दिस अप्रोच वी हैव यूज्ड। सो एग्जाम में कभी भी फंस जाओ, इसी अप्रोच से करना है इसको। गॉट इट? ये क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चैप्टर खत्म। ठीक है, हमने 45 मिनट्स में 2 ट्रायल क्लासेस में एक चैप्टर खत्म हो गया। बताओ, 12 चैप्टर्स करने थे, अब उसमें से 11 ही करने हैं, जिसमें से मैं नेक्स्ट वाला भी चालू करा देने वाली हूं। करें नेक्स्ट वाला चालू? Yes, ma'am. करें या तुम लोग रो रहे हो? Yes, ma'am. रो मत यार, रोने की बात नहीं है, भी पेपर ऐसा है। देखो दूसरा वाला और भी इंटरेस्टिंग है, दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, सो दी चैप्टर इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। किस चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस? बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगी, ये अच्छा सा है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस हैं, तो जब बैठे ही हो 1 घंटा ट्रायल के लिए, तो थोड़ा सा और सीख लो। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड? ऑडिट से रिलेटेड। तो ऑडिट से रिलेटेड रेगुलेशंस चाहिए ही क्यों? आई मीन व्हाई डू आई नीड रेगुलेशंस फॉर ऑडिट? चलो चैट बॉक्स में लिखना चालू करो। ऑडिट कोई ऐसी चीज थोड़ी है जिसमें रूल्स बना दोगे, करने दो ना सबको अपने अपने हिसाब से ऑडिट। राखी अपने हिसाब की ऑडिटर बन के जाएगी, प्रतीक अपने हिसाब का ऑडिटर बनेगा, चेतना अपने लेवल की ऑडिटर बनेगी। कहां दिक्कत आ रही है? व्हाई डू वी नीड रेगुलेशंस फॉर ऑडिट? लिखो चैट बॉक्स में इफ यू हैव एनी आइडिया। यस पायल, पल्लवी इंप्रेसिव, जिज्ञासा इंप्रेसिव, नेक्स्ट गजब गजब राखी, और मानवी करेक्ट, यस गजब यार। तुम लोगों को क्यों चाहिए ऑडिट की कोचिंग? वाह मोहित कुमार, छा गए गुरु। यस, तो आप सबने जो जो भी जवाब दिया बिल्कुल सही है। द फर्स्ट रीजन इज, जो आप लोग स्टैंडर्डाइजेशन बोल रहे थे, दैट इज हार्मोनाइजेशन, दैट इज ब्रिंगिंग हार्मनी इन द ऑडिट प्रोसीजर्स, ब्रिंगिंग अ स्टैंडर्डाइजेशन इन द ऑडिट प्रोसीजर्स। यस, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका वर्ड इन लोगों ने यूज किया है हार्मोनाइजेशन, यानी कि आप एक ऑडिटर जो ऑडिट के प्रोसीजर्स यूज करे, दूसरा भी वही करे। एक ऑडिटर मेरे जैसा जाता है कंपनी में, वो चेक करने लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुलवा लेता है। अब समझ में तो कुछ आता नहीं है, तो वो ये बोलता है कि यार ऐसा करो, ये वाले जो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये जो लेजर का रजिस्टर है, ये बिल्कुल सही बनाए कि नहीं बनाए, ये तभी पता चलेगा। रात के 12 बजे इसको छत पे रखना, इसके ऊपर एक नींबू और मिर्ची रखना। अगर सुबह तक नींबू और मिर्ची का रंग बदल जाए, मतलब ये लेजर बिल्कुल सही बना हुआ है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। ये दूसरे वाला जो लेजर है, इसके पास में एक नारियल रखना, अगर ये नारियल सुबह तक फूट जाए, इसका मतलब इस वाले बनाने वाले ने फ्रॉड किया है, और अपन इसी को खोल के चेक करेंगे। मेरा तो ये स्टाइल है, तुम्हारा कोई और स्टाइल होगा, इस स्टाइल के हिसाब से कैसे चलेंगे? इट वोंट वर्क। यानी कहीं ना कहीं रेगुलेशंस इसमें भी चाहिए, वरना हर आदमी अपने दिमाग की उपज के हिसाब से काम करेगा। आपको बिजनेस में रिपोर्ट अच्छी चाहिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़िया चाहिए, अरे बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे। अरे मेरी वाइफ कल एक वहां गई थी, डायमंड का नेकलेस देख के आई है तनिष्क पे, तो कह रही थी कि वो डायमंड का नेकलेस गले में आ जाए तो जाके ऐसा लगे कि कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। हर किसी के तरीके अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो इंटेंडेड यूजर है, ये किसके भरोसे बैठ के इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहा है? आपके, मेरे। और अगर हम नींबू मिर्ची से और नारियल से अगर ऑडिट करने लग जाएंगे, या अपने अपने ऐसे ऐसे तरीकों से करने लग जाएंगे, तो व्हाट हैपेंड विद सत्यम इज लाइकली गोइंग टू हैपन इन आवर केस ऑल्सो। सत्यम के सिंपल से प्रोसीजर्स थे जो फॉलो नहीं हुए, रिजल्ट क्या निकला? द कंपनी crashed badly. And just imagine, there would be many people who would have invested money in Satyam. क्या हुआ होगा उस पैसे का? लिटरली डूब गया होगा। इसलिए जैसे हम रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, IFRS है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ऐसे ही ऑडिट के भी स्टैंडर्ड्स है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ताकि जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर्स यूज करें,
वो सिमिलर लाइंस पे हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, हार्मोनाइज्ड हो। जो वो ऑडिट करे वो एक क्वालिटी ऑडिट हो, नींबू मिर्ची स्टाइल ऑडिट ना हो, वाइफ के गले के हार के जैसा ऑडिट ना हो। इट हैज टू बी अ क्वालिटी ऑडिट। और तीसरा, आपका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरा भी है, आपका भी है। हर ऑडिटर की जो गवर्निंग बॉडी होती है ना, हमारी डिग्रियां जहां से आई हैं, उन डिग्रियों ने कुछ कोड ऑफ एथिक्स बनाए हैं हमारे लिए, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमें फॉलो करने होते हैं। सो आइडियली जो मैं स्टोरी बना रही थी, अगर वो करते हुए मुझे इंस्टीट्यूट ने पकड़ लिया ना, आईसीआई ने पकड़ लिया, कोई और तो बाद में स्टेप लेगा, आईसीआई पहले मेरी गर्दन मरोड़ देगा। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम डूब मरो, बाबा जी बन जाओ कल की निधि माता, सीधा सीधा कलेक्शन वहीं से चालू करो। यू डू नॉट डिजर्व टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सबसे पहले तो वही धो डालेंगे मुझे। फॉर यू ऑल, योर गवर्निंग बॉडी इज एसीसीए। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सिमिलर सा ही है, आप लोगों का भी और हमारा भी, जिनमें हमें बहुत ध्यान से क्लाइंट के साथ क्या बोलना है, कैसे डील करना है, दैट इज एवरीथिंग विच इज प्रेस्क्राइब्ड। इफ एनीबडी लॉजेस अ कंप्लेंट तो इंक्वायरी बैठते देर नहीं लगती। सो दैट इज द रीजन व्हाई सम रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड इवन फॉर ऑडिट। हर किसी के लिए चाहिए रेगुलेशंस। आगे, अब ये जो प्रैक्टिशनर्स है, इनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या रेगुलेटरी गाइडेंस है? अब ये आप लोगों के लिए, हमें तो आईसीआई के बनाए हुए रूल्स फॉलो करने होते हैं, बट यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस 3 डिफरेंट रेगुलेशंस और गाइडेंसेस। ये क्या क्या है? सबसे पहला, नेशनल कॉर्पोरेट लॉ। ये कौन सा कॉर्पोरेट लॉ है? हर देश का अलग कंपनी लॉ होता है। इंडिया का अलग है, दुबई का अलग है, यूके का अलग है, यूएस का अलग है। यूके में कंपनीज एक्ट 2006 चलता है, इंडिया में 13 चलता है, कंपनीज एक्ट 2013। यूएस में सार्बिन्स ऑक्सले एक्ट चलता है, सॉक्स। आप जहां जहां पे काम करेंगे वहां का नेशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ मींस कंपनी लॉ आपको फॉलो करना है, क्योंकि किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो उसको उस कंपनी लॉ को फॉलो करते हुए अपने ऑपरेशंस चलाने हैं। इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स, कितनी बोर्ड मीटिंग्स होनी है, कितना उसमें कोरम आना है, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। तो रूल्स कौन से लगेंगे? हिंदुस्तान का लॉ नहीं लगेगा, कॉर्पोरेट लॉ लगेगा, जिस देश के आप प्रैक्टिशनर हैं। तो पहली चीज तो हमें यह ध्यान रखनी है। दूसरा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना है। सो इन योर केस इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISAs। अब ये पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर्स में, ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम लोग करते थे इंडियन स्टैंडर्ड्स, आप लोग करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मोर और लेस है वही कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनने चाहिए थे, क्या उसी हिसाब से बने? अल्टीमेटली गोल दोनों का यही है। और तीसरा, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना, एथिकली काम करना है। सो सबसे पहली चीज, अभी से इस चीज का ध्यान रखो, हम लोगों का मेन प्रोफेशन ऑडिट होता है और ऑडिट बहुत एथिकली चलता है। आज मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूं, मुझे प्रोबेबली ये चीज लगती है कि सारी दुनिया में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट व्हाई माय स्टूडेंट्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मी इज बिकॉज ऑफ द एथिक्स। आई थिंक मुझे वो ज्यादा लगता है कि शायद मेरे एथिक्स उनको मेरी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, नॉट टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल दुनिया में बहुत टीचर्स के पास में अच्छी होती है। सो मैं कोई दुनिया में निराली नहीं हूं। Probably the integrity which they feel in me, that makes me different from others, and that's why my students are more inclined towards me. क्यों बोल रही हूं ये? क्योंकि ये हर प्रोफेशन में है। हर प्रोफेशन में आप जितने एथिकली काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ऑडिटर बनो तो भी एथिक्स रखने हैं, तब तो गवर्निंग बॉडी ने लगा रखे। मेरी तो कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है फिलहाल, पर फिर भी यू विल सी दिस wherever you will find any professional working under good ethics, आप अपने आप ही उससे कन्विंस ज्यादा होते हैं। तो ये अपने आप में वैसे ही बिल्ड करना चालू करो, क्योंकि आप जो लेवल के प्रोफेशनल बनने वाले हैं वो बड़े बड़े कंपनीज से डील करेंगे, यानी उन कंपनीज के इन्वेस्टर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे। सो यू हैव टू कैरी दैट इंटेग्रिटी, दैट एथिकल स्टैंड्स इन योर पर्सनैलिटी। वो धीरे धीरे डेवलप होगी,
रातों रात कल की कल इंटेग्रिटी की मूर्त नहीं बनेंगे आप, वो धीरे धीरे आती है. सो दैट हैज टू बी डेवलप्ड. प्रैक्टिशनर्स ये तीनों चीजों को फॉलो करते हैं या उनको करना पड़ता है बेसिकली. अब ऐसे केस में और क्या क्या रेगुलेशंस है रिलेटेड टू ऑडिट. सबसे पहली चीज, ऑडिट करानी किसको है. इस पिक्चर से काफी कुछ समझ में आ जाएगा आपको. क्या ऑडिट सिर्फ बड़ी कंपनी को करानी है, छोटी कंपनी को रहने देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री. यूजुअली क्या है, जो ये स्मॉल और ओनर मैनेज्ड कंपनीज है, इनको यूजुअली एग्जेम्प्ट किया जाता है. ये मैंने यूजुअली क्यों लिखा है, क्योंकि ऑडिट रेगुलेशंस अलग अलग देशों में अलग अलग है. हम सिर्फ यूके नहीं पढ़ रहे हैं यहां पे हम ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट स्टडीइंग यूके ऑडिट. सो किसी देश में स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है. क्या कारण, चैट बॉक्स में लिखो. स्मॉल बिजनेसेस को ऑडिट से एग्जेम्प्ट क्यों किया हुआ है? हिंदुस्तान में भी किया हुआ है. हर बिजनेस को ऑडिट नहीं करानी है. किसी का टर्नओवर कुछ लेवल से ज्यादा है तो ही ऑडिट उसको करानी है. एनी पर्टिकुलर रीजन, ऐसा क्यों है, इनको क्यों छोड़ा हुआ है ऑडिट से? हाँ लिखो लिखो चैट बॉक्स में. पहला रीजन स्टीवर्डशिप का इशू नहीं है. यस बिल्कुल, स्टीवर्डशिप का इशू मतलब ओनर और जो मैनेज कर रहा है वो एक ही है. करेक्ट. लो टर्नओवर, मैनेजरियल कंट्रोल. यस वेरी गुड. ओनर्स एंड मैनेजर्स आर दी सेम. एब्सोल्युटली राइट सौरभ. और एनी अदर रीजन? लिमिटेड एश्योरेंस, कॉस्ट. यस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. भावना वेरी गुड. कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है. एब्सोल्युटली. आप जितना खर्चा करेंगे ना ऑडिट कराने में, उतना बेनिफिट नहीं आएगा. पल्लवी ने भी बड़ा अच्छा लिखा है, कॉस्ट इज मोर देन दी बेनिफिट. उसके अलावा ओनर्स ही कंपनी मैनेज करते हैं. बिल्कुल सही. मे बी राखी सिंह, मे बी गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड. यस. अच्छा ये बच्चा, ये थ्राइलोक्य, हाउ डू आई प्रोनाउंस योर नेम? It's Trilokia, ma'am. Trilokia. Okay, so probably not a publicly traded company. Wonderful answer you have given yaar. See, audit का purpose क्या है? Building confidence in the intended user. यहां पे यूजर कौन है? ओनर खुद ही है. उसके शेयर्स तो लिस्टेड है ही नहीं कंपनी के. अगर छोटी कंपनी है, शेयर्स लिस्टेड नहीं है, यानी आम जनता इंटरेस्टेड ही नहीं है तुम्हारे बिजनेस में, तो तुम ऑडिट कराओ चाहे ना कराओ, की फर्क पैंदा है यार. नोबडी गिव्स अ डैम टू योर बिजनेस. आज मैं ऑडिट कराऊं नहीं कराऊं, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? मत कराओ यार. यू आर अ वेरी स्मॉल थिंग. लेकिन जिस दिन मेरा टर्नओवर 20 करोड़ 25 करोड़ पे पहुंचेगा ना, सब बायनोक्यूलर्स लेके चालू हो जाएंगे. यार पता तो करो यार, कर क्या रही है? मर्डर कर रही है या डाके डाल रही है? कर क्या रही है? पढ़ा के तो इतनी कमाई नहीं हो सकती. सरकार भी आ जाएगी बीच में, मैडम हमने आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दो. थोड़ा सा हिस्सा मांगने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाएंगे, मैम सीए की फीस थोड़ी बचाओगी, थोड़ा सा हमें भी दो. ये सब थोड़ा 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 करके निकाल के ले जाएंगे बिजनेस से. इसलिए स्मॉल बिजनेसेस को इस एम्बिट से बाहर रखा जाता है. इतनी मैनेजेरियल ग्लिचेस, इतनी फॉर्मेलिटीज में अगर इनको घुसा दोगे तो ये बिजनेस क्या घंटा करेंगे. सो दे हैव टू मैनेज देयर बिजनेस विच इज वेरी स्मॉल, इमेच्योर. तो ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू को बहुत तगड़ा लॉस हो जाएगा बिकॉज दिस बिजनेस इज नॉट गेटिंग इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड. इतना है ही नहीं साइज ऑफ बिजनेस. लेकिन अगर कंपनी बड़ी हो, और स्पेशली अगर ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो इंटेंडेड यूजर कौन हो गया? आम जनता. वहां पे आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, चाहे कंपनी स्मॉल हो चाहे कंपनी बिग हो. इफ इट इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव टू गेट एन ऑडिट डन. ये तो होगा ही होगा. सो यहां पे ऑडिट कराना जरूरी हो जाएगा. इसमें भी कुछ लर्न नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्चुअली याद रखना है. इंटेंशन क्या है? अगर यूजर आम जनता है, पब्लिक है, देन ऑडिट शुड बी डन. If it is a small business which is not having a big scale of turnover, अब ये बिग की डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग देशों में अलग अलग है. जहां पे ओनर और मैनेजमेंट एक ही है, वहां पे ऑडिट मत कराओ, नहीं चाहिए. आप लिस्टेड भी नहीं है, तो पब्लिक भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, स्टेक होल्डर्स ही ऐसे नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट.
तो ऐसा बिजनेस कुछ करा सकता है क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए? क्या करा सकता है? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में। कैन दिस बिजनेस, स्मॉल बिजनेस जिसको ऑडिट नहीं करानी, क्या ये कुछ और करा सकता है? अगर इसको चाहिए कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक हो जाएं, क्या करा सकता है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर्टिकुलरली नॉट लिमिटेड अश्योरेंस, इट्स रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट लिमिटेड अश्योरेंस का एग्जाम्पल है, तो रिव्यू एंगेजमेंट करा सकता है वो। रिव्यू एंगेजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड अश्योरेंस। सो ये रिव्यू एंगेजमेंट करा लेगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस पता करा लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे एक से दूसरे चैप्टर्स लिंक्ड है? Yes, ma'am. Yes. चलो अब बात करते हैं हु कैन बी ऑडिटर। कुछ फोटोज अब आपके सामने आएंगी, मुझे बताना कि ये ऑडिटर बन सकता है क्या। इंजीनियर्स हैं ये, अरे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। No, ma'am. अरे यार तुम तो बेइज्जती कर रहे हो यार, अरे दे आर वेरी इंटेलिजेंट IITians, यू नो। चलो अब तुम मना कर रहे हो तो चलो, लड़के नहीं पसंद, आगे देखो। डॉक्टर, No, ये तो ma'am. जान बचाते हैं लोगों की, ये तो ऑडिट कर ही सकते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, कितने साल लगा के पढ़ते हैं, तुम तो इनमें भी ना कर रहे हो। लड़का पसंद नहीं आया, चलो आर्किटेक्ट। मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, आपको पता है आर्किटेक्चर की डिग्री तभी की जा सकती है जब आपके पास मैथ्स रही हो 11th-12th में। ये मैथ्स में धुरंधर होते हैं तो ऑडिट तो कर ही सकते हैं, तुम तो यार इनके लिए भी मना कर रहे हो। ये तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में परफेक्ट होते हैं, बड़े बड़े क्राइम सीन्स को भी इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। अब इन पे तो हाँ बोलो। और देखो मैं लाइव भी कितना स्मार्ट वाला हूं, गुस्से में खड़ा है, इन्वेस्टिगेशन पक्का आज के आज डन कर देगा ये। Oh, मेरे को तो ऐसा लग रहा है तुम तो CID की टीम ही चाहिए तुम्हें, हर चीज पे, हर चीज पे। नो 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 नो, लड़के पसंद नहीं आए, कुंवारी कुड़ी नु फोन करें। चलो अब देखते हैं हु कैन बी एन ऑडिटर। अब तुमने सबके मना कर ही दिए, लेट्स गेट एन आंसर। हु कैन बी एन ऑडिटर? पहले से ही यस मैम। चलो कुंवारी कुड़ी नु फोन करते हैं कि ऑडिटर बन कौन सकता है। सो नंबर 1, समवन हु इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट। नीचे वाला पहले पढ़ रही हूं मैं। समवन हु इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट। कौन सी स्टेट? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़? नहीं भाई, स्टेट का मतलब सरकार, देश, देश की जो सरकार है। सो ये स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाला स्टेट है। अगर किसी को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, ही कैन एक्ट एज एन ऑडिटर। मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हो तब भी ऑडिटर बन सकता है। क्या बोलते हो, यस और नो? Yes, ma'am. क्या बात कर रहे हो? इफ somebody is not a chartered accountant, still he can act as an auditor if the government has authorized him. चलो यहां तुम लोगों को कुछ नॉलेज की जरूरत है। यस, गवर्निंग काउंसिल बॉडी जो होती है वो करेगी तो नहीं नहीं प्रतीक, अगर सरकार ने किसी को ऑथराइज कर दिया, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो तब भी वो ऑडिटर बन सकता है। तुम्हें एक एग्जांपल दूं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आज ही सर्च मारना। एसेंशियली CAGs आर नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि वो फिर ऑडिट करते कैसे हैं, यही मैं भी आज तक सोचती आ रही हूं। somebody who has no knowledge of audit becomes the CAG of India, Controller and Auditor General of India, और वो बड़ी बड़ी धुरंधर रिपोर्ट्स बनाते हैं। पता करना आज, ये होमवर्क है आपका आज के लिए। The CAG of India, essentially he has to be a chartered accountant? No, not essential. लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया तो ये ऊपर वाला पॉइंट आता है, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी। देखो यहां पे भी ये ACCA नहीं बोल रहे, क्योंकि हम जो पेपर पढ़ रहे हैं वो हर देश के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करेगा। रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी, उसका मेंबर होना चाहिए। यानी कि अगर आपको यूके में ऑडिट करनी है, यू शुड बी अ मेंबर ऑफ ACCA। अगर आपको इंडिया में ऑडिट करनी है, यू शुड बी अ मेंबर ऑफ ICAI। ये है रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी, आप इनके मेंबर होने चाहिए। अच्छा, आप लोगों को सबको ये पता है ना कि आप लोग जब 13 पेपर्स क्लियर करोगे आप अफिलिएट बनोगे, अफिलिएट बनोगे, मेंबर नहीं बनोगे, अफिलिएट बनोगे।
जब 36 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस लोगे तब जाके मेंबर बनोगे. सो दैट ट्रैवल हैज टू हैपन टू दैट एक्सटेंट ऑल्सो. तो आप रिकॉग्नाइज सुपरवाइजरी बॉडी के मेंबर होने चाहिए हो, लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, आप अलाउड भी होने चाहिए हो. यानी वो बॉडी आपको अलाउ करे कि आप ऑडिटर बन सकते हो. अब ये अलाउ क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? नहीं पायल, किसी में भी चलेगा फाइनेंस रिलेटेड प्रोफाइल में. सो पीईआर के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स के लिए जो 36 मंथ्स चाहिए वो किसी भी फाइनेंस रिलेटेड प्रोफाइल में चलेगा. ठीक है. हाँ, अब मैं पूछ रही थी, यस यस अकाउंट्स फाइनेंस में ओके है. मैं पूछ रही थी कि कोई भी बॉडी किसी को अलाउ क्यों नहीं करेगी ऑडिटर बनना. चलो मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देती हूं. मैंने आज तक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया ही नहीं. हमारा एक सीओपी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने आज तक नहीं लिया. मुझे कभी ऑडिट प्रैक्टिस करनी ही नहीं थी. आज मैं चाहूं तो जाके ऑडिट कर सकती हूं क्या? आई एम अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, हर साल मैं अपनी फीस भरती हूं. कैन आई गो एंड ऑडिट एनी फर्म और एनी कंपनी? नो. व्हाई? आई नीड टू कैरी दैट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. यानी मेरा मेंबर होना ही काफी नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा. अब चलो दूसरा एग्जांपल लेते. मैंने सीए की और मैंने यहां पे सीधा सीधा जाके ईवाई ज्वाइन कर ली टैक्स डिपार्टमेंट में. अब ऑडिट कर लूं? आई एम अ मेंबर ऑफ आईसीआई, कर लेनी चाहिए ना. वो मुझे तब भी नहीं करने देंगे. आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दैट ऑडिट. वाई? एक, मेरे पास सीओपी नहीं है. दूसरा, मैं जिस कंपनी की नौकरी कर रही हूं मुझे उस प्रोफाइल के हिसाब से ही काम करना है. समबडी हु इज एम्प्लॉयड फुल टाइम इन अ कंपनी, वो पार्ट टाइम में अपने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता है दूसरों के लिए. दैट कैन नॉट बी डन. यानी आपके लिए यहां पे दो कंडीशंस आने वाली हैं. पहली कंडीशन, आपको मेंबर बनना पड़ेगा. दूसरा, वो जो गवर्निंग बॉडी है वो आपको अलाउ भी करेगी, तभी आप ऑडिट कर सकते हैं. सिर्फ मेंबर होने से हर आदमी ऑडिटर नहीं बनेगा. यू हैव टू टेक दैट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. ये आप लोगों के केस में भी है कि आप लोग ऑडिट यूके में तब कर पाएंगे जब आप AAA यूके वर्जन का लेंगे. ये बताऊंगी आगे. अगर आपको यूके नहीं जाना है तो फिर AAA का कोई मतलब नहीं है. अब इसमें एक और चीज पे आते हैं. ये जो ऑडिटर है ये किस तरह से ऑडिटर बन सकता है? ही कैन बी एन ऑडिटर इन पर्सनल कैपेसिटी, मतलब इंडिविजुअल, खुद सोल प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं. मैं अकेली, मैंने फर्म खोल रखी है, मैं जाती हूं कंपनी की ऑडिट कर देती हूं, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा, वो किसी फर्म में पार्टनर भी हो सकता है. तीसरा, वो किसी एलएलपी का मेंबर भी हो सकता है. एलएलपी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. एक तो होती है पार्टनरशिप फर्म जो आपने 12th में पढ़ी थी. एक होती है कंपनी. ये एलएलपी, इनके बीच का रास्ता है. इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्यों बोलते हैं? पार्टनरशिप में तो जितने भी पार्टनर्स हैं इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड मतलब इनके घर बार भी बिक जाते हैं फर्म के डेट्स चुकाने के लिए. लेकिन अब अगर ये चाहे कि यार मुझे कंपनी नहीं बनानी, लेकिन मुझे मेरी लाइबिलिटी को भी लिमिटेड रखना है. लिमिटेड मतलब मैंने जितना पैसा फर्म में लगाया है, तुम चाहो तो उतना पैसा खा जाओ, मेरे पर्सनल एसेट्स को आके आप हाथ नहीं लगाओगे फर्म के डेट्स चुकाने के लिए. तो बीच का रास्ता निकल के आया एलएलपी. एलएलपी बना लो. यानी आप जब प्रैक्टिस करेंगे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म खोल के भी कर सकते हैं, एलएलपी भी बना सकते हैं, और बिग 4 जो ऑडिट कंपनीज होती हैं उनके डायरेक्टर बन के भी कर सकते हैं. वो साइनिंग अथॉरिटी भी मिलती है आपको. एक एक्सरसाइज और करना. आप सब बिग 4 में प्लेस होने वाले हैं मोस्ट लाइकली. जब ऑडिट होती है तो क्या ईवाई के नाम से ठप्पा लगाती है, ऑडिटेड बाय अर्नस्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा? नो मैम, उनके बिहाफ पे कोई कर. कौन करता है ये बिहाफ वाला? SR बाटली बॉय. SR बाटली बॉय. SR बाटली बॉय. ये पता करना चारों का मतलब ईवाई तो मैंने बता दिया. केपीएमजी का कौन है? इनका एसोसिएशन है. यानी केपीएमजी ने एसआर बाटली बॉय के नाम से एक फर्म खोली हुई है
जो ईवाई ही है, सॉरी नॉट केपीएमजी, एसआर बाटली बॉय के नाम से ईवाई ने एक फर्म रजिस्टर कराई हुई है जिसके अंडर ऑडिट्स होती हैं, क्योंकि कंपनीज की ऑडिट तो फिर डायरेक्टर ही करा पाएगा। यहां पे तो क्या होगा, एसआर बाटली बॉय के अंडर मैनेजर, पार्टनर, सीनियर मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट, ये सब साइनिंग अथॉरिटी में हो जाते हैं। वो इनके इंटरनल रूल्स हैं, लेकिन इसलिए ये लोग इसको कंपनी के थ्रू नहीं करते, एसआर बाटली बॉय के थ्रू करते हैं। यही चीज समझना, तुम्हें अभी ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाऊंगी जिसमें एसआर बाटली बॉय का नाम दिखेगा, ईवाई नहीं दिखेगा। ये डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, इन चारों का पता करना आप लोगों के लिए जरूरी है। जिस गली जा रहे हो उसी गली में आपको ये पता होना चाहिए कि इनका सिस्टम ऑफ ऑडिट है क्या। यस, somebody has written केपीएमजी का बीएसआर को एलएलपी, करेक्ट। यस नकुल, ये केपीएमजी वाला है। करने दो इनको बाकियों को सर्च, डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी भी करना, आप सर्च करोगे तो वो दिमाग में रिटेन भी रहेगा। ठीक है जी। सो ये ऐसे ऐसे आप ऑडिटर बन सकते हैं। क्या एक फर्म ऑडिटर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, अगर उसके मेंबर्स जो कंट्रोल करते हैं उस फर्म को वो खुद इस सुपरवाइजरी बॉडी के मेंबर्स हो, नंबर वन, और दूसरा स्टेट ने ऑथराइज कर दिया हो डायरेक्ट, यानी जो रूल एक इंडिविजुअल के लिए वही इनके लिए भी है। कैन अ फर्म बी एन ऑडिटर? अभी हम बात कर रहे हैं ना एसआर बाटली बॉय, क्या ये फर्म ऑडिटर हो सकती है? बिल्कुल। एक फर्म को कंट्रोल करने वाले अगर सारे के सारे आईसीएआई के मेंबर्स हैं, एसीसीए के मेंबर्स हैं, तो बिल्कुल ये फर्म ऑडिटर हो सकती है। या फिर डायरेक्ट आपको स्टेट ने, गवर्नमेंट ने बोल दिया हो कि हाँ जी आप फर्म है, एज अ फर्म भी आप जाके ऑडिट करिए। तो जो रूल्स इंडिविजुअल के लिए वही फर्म के लिए है। नकुल, क्योंकि सबके रूल्स अलग है। इंडिया में एलएलपी का इसलिए चलन ज्यादा है क्योंकि हम पार्टनरशिप में जाते हैं तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपका घर बार भी बिक जाएगा आपकी फर्म के डेट्स चुकाने के लिए। कुवैत के रूल्स अलग होंगे, दुबई के रूल्स आपको अलग मिलेंगे, हर जगह का जो बिजनेस सेटअप है वो अलग है। अभी तो ये कौन से वाले में है, एफएम में, ये शायका भी बैठी है, शायका भी बता सकती है। इस्लामिक फाइनेंस का सिस्टम बिल्कुल अलग है। दुनिया भर में बैंक लोन देता है, ब्याज लेता है। इस्लामिक फाइनेंस इतने अलग चीजों पे काम करता है। वो ये बोलता है कि तुम्हें प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए लोन चाहिए ना, हम प्लांट एंड मशीनरी खरीद के तुम्हें देते हैं और तुम उस मशीनरी से जो प्रॉफिट कमाओगे उसका हिस्सा हमें दोगे। वहां प्रॉफिट शेयरिंग चलती है, इंटरेस्ट का फंडा नहीं होता इस्लामिक फाइनेंस के अंडर। तो कुवैत हो गया, यूएई हो गया, दुबई हो गया, अगर इस्लामिक फाइनेंस कहीं पे भी है उसका सिस्टम आपके करिकुलम में आएगा, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड। अगर मैं जाके बोलूं ना कि मुझे यहाँ पे बकार्डी का एक बिजनेस चालू करना है, वो बोलेंगे मैडम बाहर निकलो यहां से। दे डू नॉट फाइनेंस एल्कोहल बिजनेसेस, ड्रग बिजनेसेस, वो नहीं करते। टोबैको का बिजनेस नहीं करेंगे। ये एज पर इस्लामिक लॉ ये प्रोहिबिटेड बिजनेसेस है। तो ये कुवैत में, यूएई में, ये सब आपके करिकुलम में है क्योंकि एसीसीएस बहुत ज्यादा यहां के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनते हैं। पढ़ोगे, लेकिन कुवैत का और इंडिया का रूल सिस्टम बहुत अलग है। इज दैट आंसर्ड? मैम ये अगर अलग लॉस हो गया तो, और जैसे प्रॉफिट शेयरिंग होती है, लॉस हो गया तो फिर लॉस केस में पहली बात तो वो लॉस केस में तो वेंचर में घुसते ही नहीं है, अपने आप उसी को ही फाइनेंस करते हैं जहां पे प्रॉफिट होगा। लेकिन लॉसेस भी होते हैं तो लॉसेस का अरेंजमेंट 1-on-1 केसेस पे उसको वो डिसाइड करके रखते हैं कि लॉस रहेगा तो इस टाइम में अगर आप कुछ पेमेंट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वाले में पेमेंट उसको एज अ डिफॉल्ट करेंगे, अक्रू बना के करेंगे। ओके ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर बोरोवर के साथ अलग होते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट के नाम से कुछ भी चार्ज नहीं करते। हर किसी की क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से अलग अलग रूल सेट होते हैं। और कई बार तो वो डिफॉल्ट पे अगर अर्ली पेमेंट आप कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं करते कि अर्ली पेमेंट, प्री पेमेंट्स आर नॉट अलाउड अंडर देयर रूल्स समटाइम्स। तो वो अलग अलग के साथ अलग अलग सिचुएशंस हैं, बट नो इंटरेस्ट फंडा है वहां पे। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाऊं। हु कैन नॉट बी एन ऑडिटर? मैं तो नहीं हो सकती हूं फिलहाल के लिए। वाई? बिकॉज आई एम एक्सक्लूडेड बाय लॉ। क्यों? नंबर 1, मेरे एम्प्लॉयमेंट की वजह से, मैंने सीओपी भी नहीं ले रखा
और अब मैं अगर किसी भी बिजनेस के साथ पर्सनल रिलेशन या पर्सनल कनेक्शंस होल्ड करती हूं तो भी आई कैन नॉट ऑडिट देम। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे आपको मिलेंगे। पर्सनल कनेक्शंस, बिजनेस कनेक्शंस, यानी जिस कंपनी की ऑडिट की बात की जा रही है आप उसके ऑडिटर नहीं हो सकते अगर उस कंपनी से आपका कोई भी बिजनेस या पर्सनल कनेक्शन है। यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर क्लाइंट, आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उससे। और दूसरा, आपको कोड ऑफ एथिक्स की वजह से बाहर किया हुआ है। अब ये कोड ऑफ एथिक्स में क्या है, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई रूल तोड़ा है, आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट कैसे नहीं है, आपने एक दो केसेस में इतनी ब्लंडर गलतियां करी है कि उसके बाद में आपको एसीसी ने बार्ड कर दिया, भैया आप मेहरबानी रखो, माफ करो हमें ऑडिट करने से। जैसे सत्यम के ऑडिटर्स का क्या हुआ, डू यू नो दैट? क्या हुआ इनका? इनको बार कर दिया गया है ऑडिट करने से कुछ सालों के लिए। बीच में तो न्यूज और र्यूमर्स ये भी थी कि इनके परमानेंटली मेंबरशिप्स कैंसिल कर दी गई हैं। डू यू नो दैट? ये था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यस यस पायल, तो एफआईआर और वो सब तो हुए ही हुए, बट इनको कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज की वजह से, कॉम्पिटेंस की इश्यूज की वजह से, नेग्लिजेंस की इश्यूज की वजह से सीधा सीधा कोड ऑफ एथिक्स के अंडर एक्सक्लूड कर दिया कि आप लोग अब कोई भी ऑडिट नहीं करेंगे, नॉट इवन अ सिंगल ऑडिट। तो वन, यू कैन बी एक्सक्लूडेड बाय लॉ क्योंकि आप उस क्लाइंट के साथ, उस कंपनी के साथ खुद ही जुड़े हुए हैं। आप बिजनेस रिलेशंस की वजह से जुड़ सकते हैं, आप पर्सनल रिलेशंस की वजह से जुड़ सकते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप मतलब एक कंपनी का एमडी मेरी बेटी है, एक कंपनी का चेयरमैन इज माय हस्बैंड, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकती हूं उस कंपनी की। ये पर्सनल कनेक्शन हो जाएगा। बिजनेस कनेक्शन मतलब आई एम देयर सप्लायर, मेरा उनका सारा रॉ मटेरियल मैं सप्लाई करती हूं, मैं कैसे ऑडिट कर सकती हूं उनकी? आई कांट डू दैट। सो ये ठीक है, ये है आपके कनेक्शंस की वजह से लॉ जो आपको रोक रहा है, ये आपकी हरकतों की वजह से रोक रहा है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ योर मिसकंडक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ योर कनेक्शंस विद द क्लाइंट। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत बताओ? No, ma'am. संजय, शेयर होल्डर हैं तो आप बिल्कुल ही नहीं बन सकते। यू कैन नॉट ऑडिट देम एट ऑल। शेयर होल्डर तो सबसे बड़ा कनेक्टेड पार्टी है, बिजनेस कनेक्शन है ना। चलो, अब तुम लोगों ने आज क्या क्या सुना उस पर थोड़ा सा हो जाए शेरो शायरी, हो जाए शेरो शायरी। बताना यस और नो, एक एक स्टेटमेंट आएगा, आपको सिर्फ यस या नो लिखना है। हु कैन एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर अ कंपनी? अरे पहले लिखना, स्टेटमेंट तो आने दो। नकुल, बैंक ऑडिट के रूल्स अलग है, बैंक ऑडिट के लिए रूल्स अलग होते हैं, ठीक है? चलो, हाँ जी। सो हु कैन एक्ट एज एन ऑडिटर फॉर अ कंपनी? यस और नो बताना। पहला केस आ रहा है, ओनली यस और नो। अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बीइंग ऑडिटेड हु होल्ड्स अ वैलिड ऑडिट सर्टिफिकेट, मतलब जिस कंपनी की ऑडिट करनी है उसी का ही डायरेक्टर, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वैलिड है बिल्कुल, क्या वो उस कंपनी की ऑडिट कर सकता है? बस इतने से आंसर्स? कितने लोगों ने जवाब दिए? और अरे नहीं, कईयों ने दे दिए। नो 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 नो, यस, ही कैन नॉट बी एन ऑडिटर। दूसरा, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बीइंग ऑडिटेड हु होल्ड्स एन अ वैलिड ऑडिट सर्टिफिकेट, यानी जिस कंपनी की ऑडिट करनी है उसके अगर आप एम्प्लॉय हैं तो, इस पे भी मना कर रहे हो। तीसरा, वाइफ ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टर हु वर्क्स फॉर अ रेप्यूटेबल ऑडिट फर्म, इसको तो करने दो यार, बीवी को भी बाहर निकाल दिया तुमने, इसको मना क्यों कर रहे हो? पर्सनल कनेक्शन, यस, दिस इज अ पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन विद द कंपनी, जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं उसके साथ तो पर्सनल कनेक्शन हो गया। वेरी गुड, करेक्ट, सही पकड़े हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? पहले ए के लिए बताना, द शेयर होल्डर्स ऑफ मोस्ट कंपनीज विल ऑल्सो बी द डायरेक्टर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ, पहला वाला।
नो नो, बिल्कुल ये तो ट्रू नहीं है. करेक्ट. बी, the directors are the stewards of the company responsible for looking after the company on behalf of the owners. क्या बोलते हो? Yes, true. Next, directors will always have a vested interest in the company doing well because they own shares in the company they work for. क्या बोलते हो? Some people are saying yes, it's true. थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको. डायरेक्टर्स विल ऑलवेज हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दी कंपनी. बिल्कुल सही. कंपनी अच्छा काम करती है तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट तो होता है. वेस्टेड इंटरेस्ट किस लिए होता है? बिकॉज दे ओन शेयर्स इन दी कंपनी दे वर्क फॉर. इज इट एसेंशियल? जरूरी है कि डायरेक्टर्स जिस कंपनी में डायरेक्टर है उसके शेयर्स ओन करें? नो. सिर्फ इस आधे सेंटेंस की वजह से दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स. तो इनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता क्यों है? अरे भाई नौकरी है इनकी, ये डायरेक्टर है जिस कंपनी के, रेपुटेशन की वजह से, नौकरी की वजह से इनका एम्प्लॉयमेंट है ये. जरूरी नहीं है हर डायरेक्टर को शेयर्स मिले. करेक्ट. नेक्स्ट पे आते हैं. चौथा, ऑडिटर्स आर अलाउड टू बी बिजनेस पार्टनर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स. यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनके बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हो आप. नो, ये तो बिजनेस कनेक्शन हो गया फिर. करेक्ट. तो जो कंपनी डायरेक्टर बोलेगा ना, ऑडिटर वही लिख देगा. यार भाई तू भाई है ना यार, अपना देख बाकी बिजनेस चल रहा है ना यार, बढ़िया सी ऑडिट रिपोर्ट बना दे. सो दिस इज बिजनेस कनेक्शन. ठीक है जी. सो मोरलेस आप समझ तो गए हैं. ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है लेकिन कुछ 1/3 हो गया. ये इससे ज्यादा नहीं पकाऊंगी आप लोगों को मैं ऑडिट के लिए फिलहाल. ठीक है, चलिए जी. ओके, सो whoever registers we will catch at we will meet on Wednesday 7:30 AM. तो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेशन अप करके आना. 7:30 कॉफी पीने की आदत डालना. ठीक है संजय, उसका भी ओरिएंटेशन होगा. ओरिएंटेशन 21 कल ही तो है ना, कल और परसों में ओरिएंटेशन होने वाले सब ब्लेंडेड मॉडल्स के. राहुल को फोन करो, ही विल ब्रीफ यू. ठीक है, सब टाइम टेबल और सब चीजें ओरिएंटेशन में आ जाएंगी. चलिए जी. सो वील मीट ऑन वेंसडे. सी यू ऑल. बाय बाय. टेक केयर. अरे बाय. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय बाय.